नमस्कार, मैं हूं प्रबुद्ध सौरभ और कथा भारत के इस अंक में आपका स्वागत करता हूं। भारत हमेशा से अपने शौर्य के लिए जाना जाता है, साथ ही वह जाना जाता है अपनी जीतने की जिद के लिए, कभी न हारने वाले जज्बे के लिए और उस हौसले के लिए जो उसको हमेशा आगे रखती है। सबसे आगे रहने का भारत का यह जज्बा हमेशा भारत को जीत दिलाता है और इसी शौर्य गाथा की जो श्रृंखला है उसका नाम हमने रखा है कथा भारत। कभी न हारने की इस जिद ने भारत को हमेशा आगे रखा है, चाहे वो युद्ध का मैदान हो, चाहे संस्कृति और संस्कार का मैदान हो या फिर विज्ञान और तकनीक हो। कथा भारत में आज जो कहानी हम आपके लिए लेकर आए हैं वह विज्ञान और तकनीक के उस जादू की कहानी है, उस चमत्कार की कहानी है जिसके जरिए भारत ने पूरी दुनिया को दिखा दिया था कि भारत दुनिया में किसी से भी कम नहीं है। बात है 1980 के दशक के अंतिम सालों की, या यूं कहें कि 1987 की। दुनिया को लग रहा था कि भारत कई तरह के परमाणु परीक्षण कर रहा है और इसके लिए दुनिया के कई बड़े देशों ने भारत पर कई तरह के सैंक्शन लगा दिए थे, जिसके तहत कई मशीनी कंपोनेंट भारत को न देने की बात दुनिया भर के कई बड़े देशों ने तय की थी। लेकिन भारत अपनी गति से बढ़ता जा रहा था, तकनीक में भी, विज्ञान में भी। हालांकि एक ऐसी चीज थी जिस पर भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी की नजर गई और वह था सुपर कंप्यूटर। अमेरिका उस समय तक सुपर कंप्यूटर बना चुका था और पूरी दुनिया को सप्लाई करता था। तो राजीव गांधी जी के मन में आया कि भारत के पास भी एक सुपर कंप्यूटर होना चाहिए ताकि मौसम विभाग की जानकारियां अच्छे तरीके से हमें मिल सकें। तो बात शुरू की गई अमेरिका से यह बात शुरू की गई कि सुपर कंप्यूटर बेचने के लिए आप क्या कीमत लेंगे। लेकिन अमेरिका, जैसा कि मैंने पहले बताया, अमेरिका उन बड़े देशों में था जिनको यह शक था कि भारत परमाणु परीक्षण करता है। सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल मौसम विभाग की जानकारियों के लिए भी हो सकता था, अन्य कामों के लिए भी हो सकता था और परमाणु परीक्षण के लिए भी हो सकता था। तो अमेरिका को सदा लगता था कि भारत कहीं परमाणु के क्षेत्र में अमेरिका से आगे ना निकल जाए। इस कारण से अमेरिका ने शुरू में तो काफ़ी टाल मटोल करने की कोशिश की, लेकिन जब भारत की तरफ से बार बार सुपर कंप्यूटर खरीदने की बात की जाने लगी तो भारत को सुपर कंप्यूटर का एक पुराना वर्जन देने की तैयारी अमेरिका करने लगा। लेकिन भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी को यह मंजूर नहीं था कि कोई आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, जो तकनीक अब पुरानी हो चुकी है, घिसी पिटी हो चुकी है, उसको भारत अमेरिका से खरीदे। भारत इस पक्ष में बिल्कुल नहीं था। इसलिए राजीव गांधी जी ने अमेरिका को मुस्कुराते हुए थैंक यू बट नो थैंक यू कह दिया। लेकिन उनके मन में यह चलता रहा कि सुपर कंप्यूटर तो भारत के पास भी होना चाहिए। तो उन्होंने उस समय के साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर जो थे KR नारायणन साहब, जो कि बाद में चलकर भारत के महामहिम राष्ट्रपति भी हुए, उनसे बात की और उनसे कहा कि सुपर कंप्यूटर के बारे में क्या सोचते हैं। तो उन्होंने कहा कि एक बार सेक्रेटरी से बात करते हैं। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तत्कालीन सेक्रेटरी KPP नाम्बियार साहब को बुलाया गया। उनसे पूछा गया कि सुपर कंप्यूटर के बारे में आपका क्या ख्याल है, क्या भारत इस अवस्था में है, क्या भारत इस पोजीशन में है तकनीकी रूप से कि वह अपना सुपर कंप्यूटर विकसित कर सके। KPP नाम्बियार साहब तुरंत कुछ बोलने की स्थिति में तो नहीं थे, लेकिन उन्हें यह लगता था कि हम ऐसा कर सकते हैं। और इसके लिए जब उन्हें यह जिम्मा दिया गया तो उनके ध्यान में आया एक ऐसे वैज्ञानिक का नाम, जो वैज्ञानिक इसको करने में भारत की मदद कर सकते थे। उनका नाम था विजय भटकर। विजय भटकर साहब ने उस समय तक सरकारी नौकरी छोड़कर टाटास के यहाँ कोई नौकरी ज्वाइन कर ली थी। लेकिन एक सुबह KPP नाम्बियार साहब का फ़ोन विजय भटकर साहब के पास गया और उन्होंने पूछा कि भटकर साहब, क्या हम सुपर कंप्यूटर बना सकते हैं। भटकर साहब ने फ़ोन पर ही जवाब दिया, देखिए मैंने सुपर कंप्यूटर देखा तो नहीं है, लेकिन मैंने उसके बारे में सुना है, मैंने उसकी तकनीक के बारे में सुना है और हम कोशिश कर सकते हैं। बस फिर क्या था, फिर एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई और इस मीटिंग को काफ़ी गुप्त रखा गया। इसमें सिर्फ राजीव गांधी साहब, KPP नाम्बियार साहब, KR नारायणन साहब और विजय भटकर साहब थे। इन चारों ने मिलकर इस बात पर सोचना शुरू किया कि क्या भारत इस स्थिति में है कि भारत अपना सुपर कंप्यूटर बना सकता है। जब राजीव गांधी साहब ने यह प्रश्न भटकर साहब से पूछा तो भटकर साहब ने कहा कि जी, जितनी तकनीक मुझे पता है और जिस तरह के कंपोनेंट्स हमारे पास हैं और जहाँ तक हम हैं वहाँ से हम थोड़ा प्रयास करें और कुछ कंपोनेंट अगर हमें मिल जाएँ तो हम सुपर कंप्यूटर की तरफ बढ़ सकते हैं। ऐसे में राजीव गांधी साहब ने एक और सवाल पूछा कि यह बताइए कि इसको बनाने में कितना समय और कितने पैसे खर्च होंगे। तो भटकर साहब ने कहा कि सर ये बताइए, अमेरिका से इस मशीन को प्रोक्योर करने में कितना समय लगता और कितने पैसे लगते।
तो राजीव गांधी साहब उनकी बात समझ गए। उन्होंने कहा कि लगभग 34 करोड़ रुपए की यह मशीन है अमेरिका में, और इसको प्रोक्योर करने के लिए 3 साल का समय अमेरिका ने मांगा है इसको देने के लिए। तो इस पर भटकर साहब मुस्कुरा कर बोले, प्रयास करते हैं कि इस बजट और इसी टाइमलाइन में, इसी डेडलाइन में हम अपना सुपर कंप्यूटर, भारत का स्वनिर्मित सुपर कंप्यूटर तैयार कर सकें। राजीव गांधी साहब इतना उत्साहित हुए कि उन्होंने न सिर्फ भटकर साहब को 3 साल का समय दिया और 34 करोड़ रुपए का सैंक्शन दिया, बल्कि इसके लिए एक अलग इंस्टीट्यूशन की, एक अलग इदारे की स्थापना की गई जिसका नाम था CDAC, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। इसका सेंटर पुणे में खोला गया और एक बड़े सेंटर के साथ इसकी शुरुआत की गई। भटकर साहब ने यह कमान संभाली और देश भर के कई बड़े वैज्ञानिकों को, कई बड़े कंप्यूटर इंजीनियर्स को इकट्ठा करके शुरू हो गया सुपर कंप्यूटर बनाने का सिलसिला। वहाँ के ऑफिस का माहौल बहुत अच्छा रखा गया था, खुशनुमा रखा गया था। 24 घंटे की ड्यूटी आवर थी। नहीं, ये नहीं कि 24 घंटे तक काम करना है, ये था कि 24 घंटे के अंदर जो भी व्यक्ति, जो भी वैज्ञानिक, जो भी तकनीकी विशेषज्ञ अपना जो भी स्लॉट लेना चाहते थे, जो भी शिफ्ट लेना चाहते थे, उसमें काम कर सकते थे। यह सुविधा दी गई। इसके अलावा वहाँ खाने पीने रहने की सुविधा थी, क्योंकि कई बार कई प्रोजेक्ट्स इस तरह के, आप भी जानते हैं कि वैज्ञानिक जब प्रोजेक्ट करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि 2-2, 3-3 दिन तक घर नहीं जा पाते, तो यहाँ वहाँ पर सारी व्यवस्था की गई। इसके साथ ही वहाँ परिवार को लाने की भी व्यवस्था कर दी गई। इसके बाद शुरू हुआ सिलसिला सुपर कंप्यूटर को बनाने का। कुछ कागजी समस्या थी जिसकी वजह से जो शुरुआती 20 तकनीकी विशेषज्ञ इस काम में लगे, उनको लगभग 6 महीने तक सैलरी नहीं मिल पाई, लेकिन फिर भी वो अनवरत काम करते रहे। धीरे धीरे टीम बढ़ती गई, अलग अलग लोग आते गए। और भटकर साहब ने बाद में एक इंटरव्यू में बताया कि वहाँ का माहौल बहुत अच्छा रखा था हमने। वहाँ पर कोई भी तकनीकी समस्या आती थी या किसी के मन में कोई तकनीकी प्रश्न आता था, तो वहाँ प्रोटोकॉल के दायरे से बाहर होकर छोटे से छोटा टेक्नीशियन भी सीधे भटकर साहब से सवाल कर सकता था कि सर आप ये जो कर रहे हो गलत कर रहे हो। और उस बात का फैसला किसी भी प्रोटोकॉल को देखकर, किसी भी पद को देखकर नहीं लिया जाता था, सिर्फ इस बात को देखकर लिया जाता था कि क्या तकनीकी रूप से यह बात सही कही जा रही है। अगर वह बात सही कही जाती थी तो छोटे तकनीकी विशेषज्ञ की कही बात भी बड़ों को माननी पड़ती थी। इस तरह से यह सिलसिला चलता रहा, काम होता रहा, अनवरत लोग लगे रहे, लोग आते रहे, जाते रहे, और धीरे 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 गिरते पड़ते संभलते, कभी पीछे हो जाते, कभी आगे हो जाते, कभी हताशा आ जाती, कभी लगता अब क्या होगा। कई बार कंपोनेंट नहीं मिलते, और चूंकि पूरी दुनिया ने भारत पर सैंक्शन लगाया हुआ था तो कई बार कंपोनेंट आने में समस्या होती। तो कई बार ऐसा किया गया कि तकनीकी तरीके से जो मौजूदा कंपोनेंट थे उनको ही इस तरह से इस्तेमाल में लिया गया कि वो किसी बड़े कंपोनेंट का काम कर दे। और यह सब थी भारत की बुद्धि, यह सब थी भारत की अक्ल, और यह सब थी भारत की जिद। तो काम होता रहा। वहाँ पर भटकर साहब का नेतृत्व, देश में राजीव गांधी साहब का नेतृत्व, तो सुपर कंप्यूटर के इस प्रोजेक्ट को, इस तैयारी को रुकने नहीं दिया गया, और 3 साल में सुपर कंप्यूटर का प्रोटोटाइप बनकर तैयार हो गया। प्रोटोटाइप तो बन गया, लेकिन इसके बाद समस्या ये आई कि सुपर कंप्यूटर जो कि लेबोरेटरी कंडीशंस में काम कर रहा था, क्या यह उस समय काम करेगा जब हम इसे सही उपयोग में लाएंगे जिस उपयोग के लिए यह बना है? यह एक बड़ी समस्या, यह एक बड़ा प्रश्न वैज्ञानिकों के भी मन में था। उनके पास भी इस बात का उत्तर नहीं था। इसका कारण यह था कि कोई ऐसा सेटअप नहीं था जहां उसको टेस्ट किया जा सकता। सुपर कंप्यूटर तो बन गया था, काम कर रहा था। ऐसे में एक मौका मिला कि ज्यूरिक में सुपर कंप्यूटर्स की एक प्रदर्शनी हुई। उस प्रदर्शनी में जापान, जर्मनी, अमेरिका, रशिया और फ्रांस और इंग्लैंड का एक जॉइंट वेंचर था। इन सब की मशीन आ रही थी, और ऐसे में भारत ने दावेदारी पेश की कि हम भी अपना सुपर कंप्यूटर लेकर उस एग्जीबिशन में, उस प्रदर्शनी में आएंगे। पूरी दुनिया की भौएं तन गई कि भारत सुपर कंप्यूटर लेकर आ रहा है। और कुछ ऐसी समस्या हुई, कागजी कुछ ऐसी प्रॉब्लम आई जिसकी वजह से जिस दिन एग्जीबिशन था उस दिन सुबह अलग अलग टुकड़ों में कंपोनेंट्स, अलग अलग कंपोनेंट्स में डिसअसेंबल्ड तरीके से परम वहाँ पहुँचा, और जिस दिन एग्जीबिशन था उसी दिन पहुँचा। बहरहाल जी तोड़ मेहनत करके वैज्ञानिकों ने उसे किसी तरह जोड़ा और एग्जीबिशन शुरू होने से पहले जाकर वहाँ पर लगा दिया, लेकिन सुपर कंप्यूटर स्टार्ट नहीं हुआ। उन्होंने काफ़ी प्रयास किए, आपने काफ़ी स्किल लगाया, लेकिन सुपर कंप्यूटर स्टार्ट नहीं हो रहा था। थोड़ी सी हताशा थी, लेकिन निराशा से जीतने का एक ही अस्त्र है, उसका नाम है आशा। ना उम्मीदी को मारने का एक ही हथियार है, उसका नाम है उम्मीद। उम्मीद कायम थी, ईश्वर की प्रार्थना की गई, और अपनी सारी तकनीकी बुद्धि लगाकर जब उस मशीन को एक बार फिर से स्टार्ट किया गया तो एग्जीबिशन शुरू होने से ठीक पहले वो मशीन गड़गड़ा कर चल पड़ी। और यहाँ से शुरू हुआ भारत के सुपर कंप्यूटर के दुनिया में इतिहास रचाने का किस्सा। जहाँ उस कंपटीशन में 1-2 देशों के सुपर कंप्यूटर चल ही नहीं पाए, वहीं बाकी के सुपर कंप्यूटर उस गति से नहीं चल पाए जिस गति से सोचे गए थे। तो
एक ऐसा एग्जीबिशन जिसमें दुनिया के तमाम तकनीकी रूप से आगे बढ़ चुके देश भाग ले रहे थे। ऐसे में अमेरिका का सुपर कंप्यूटर पहले स्थान पर आया और भारत का सुपर कंप्यूटर परम दूसरे स्थान पर आया। इसके अलावा बाकी देश पीछे रह गए, जो कि उस समय दुनिया की बड़ी ताकत थी। जर्मनी, रशिया, जापान और फ्रांस और इंग्लैंड का जॉइंट वेंचर, इतने बड़े बड़े देशों के से आगे निकलता हुआ भारत ने यह साबित किया कि तकनीक में हम किसी से भी कम नहीं हैं। और यह जो सीरियस जुनून जो प्रधानमंत्री राजीव गांधी साहब से शुरू हुआ था, वह नीचे के अंतिम तकनीकी व्यक्ति तक पहुंच चुका था और सुपर कंप्यूटर दूसरा इनाम लेकर ज़्यूरिख सुपर कंप्यूटर फेस्टिवल से वापस लौटा। इसके बाद दुनिया भर में कई जगह पर भारत को सुपर कंप्यूटर इंस्टॉल करने के लिए बुलाया गया। सबसे पहले भारत ने रशिया में परम सुपर कंप्यूटर इंस्टॉल किया और उसके बाद दुनिया के कई देशों में परम के, उसके बाद धीरे धीरे कई तरह के वर्जन्स आए और दुनिया के कई देशों में आज भारत के परम की वजह से उनकी तकनीक चल रही है, उनके कई विभाग चल रहे हैं, उनके कई काम चल रहे हैं। यह सब ऐसे समय में हुआ जब दुनिया में किसी को भी यकीन नहीं था कि भारत एक तकनीकी सुपर पावर के रूप में हम सब के मुंह पर एक ऐसा तमाचा चल सकता है, एक ऐसा रास्ता दिखा सकता है जिस रास्ते पर चलने की कई बड़े देशों ने कल्पना भी नहीं की थी। बाद में एक इंटरव्यू में भटकर साहब ने बताया, भटकर साहब से जब पूछा गया कि वो क्या चीज़ें हैं, आपने कैसे भारत जबकि तकनीकी रूप से इतना विकसित नहीं माना जाता था, तो आपने सुपर कंप्यूटर जैसा प्रोजेक्ट कैसे हैंडल कर लिया और इसको कैसे बना लिया। तो भटकर साहब ने कहा, देखिए तकनीकी प्रोजेक्ट में 4 चीज़ें होती हैं जो काम आती हैं। पहली चीज़ वो कि कौन लोग काम कर रहे हैं, दूसरी चीज़ वो कि कैसे काम कर रहे हैं, तीसरी चीज़ वो कि कौन सी तकनीक इस्तेमाल में ले रहे हैं, और चौथा ईश्वर पर अगाध भरोसा। तो यह ईश्वर पर ही भरोसा था कि जो मशीन आखिरी दिन वहाँ पर पहुँची, आखिरी दिन असेंबल भी कर ली गई और शुरू में न चलने के बावजूद एग्जीबिशन शुरू होने से ठीक पहले चल पड़ी, और न सिर्फ चल पड़ी बल्कि ऐसी चली कि दुनिया भर में अपनी धाक जमा दी। भारत के जीतने का यह सिलसिला हमेशा से चलता आया है। जैसा कि मैंने कहा कि चाहे तकनीक हो, चाहे युद्ध भूमि हो, चाहे संस्कार और संस्कृति हो, भारत हमेशा आगे बढ़ने का नाम है। भारत चले वेती का नाम है। कथा भारत के आज के अंक में सिर्फ इतना ही। अगले अंक में एक और कहानी लेकर भारत के शौर्य की, भारत के विजय की मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।